निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट और टेट के लिए है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथ यानी गणित के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथ यानी गणित का लेसन 1 देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं देखेंगे। इसमें देखा जाए तो मुख्य अवधारणाएं एवं परिणाम में क्या क्या है, तो पूर्ण संख्याएं में देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या के पूर्ववर्ती क्या होता है तथा परवर्ती संख्या क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। साथ में देखेंगे पूर्ण संख्या होती क्या है, यहाँ लिखा भी गया है प्राकृत संख्या एवं शून्य को मिलाकर बना पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे मैं अभी हम आपको ये याद भी करवा दे रहे हैं, प्राकृत संख्या होता क्या है, 1 2 और ये 3 और ये अनंत तक यानी लास्ट तक हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग देख लीजिए 1 से स्टार्ट होगा, ये तो प्राकृत होता है। प्राकृत मीन्स किसी को 1 रुपया देना, 2 रुपया देना, 3 रुपया देना, 4 रुपया, मतलब कुछ भी लेन देन करना, वो प्राकृत एक संख्या है। किसी अंक में देते हैं हम लोग कि तुमको हमने 2 रुपये दिए, 3 रुपये दिए, चाहे 1 रुपया दिया, यानी काउंटिंग है, कुछ ना कुछ हमको मैंने आपको दिया, कुछ ना कुछ क्या किया, दिया। लेकिन जब बात आती है पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण में जीरो शामिल हो जाता है। जीरो यहाँ पे पूर्ण संख्या मतलब पूरा होता है, पूरा में क्या शामिल हो जाता है, जीरो। याद रखिएगा पूर्ण मीन्स क्या होता है, पूरा। पूरा में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रेस्ट ऑल जो भी प्राकृत संख्या है सभी, दोनों में बस यही अंतर होता है, इसे याद रखिएगा। पूर्ववर्ती परवर्ती के बारे में हम आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं निरूपित करना, कैसे निरूपित करते हैं, कैसे जोड़ घटाव करते हैं, ये सारा चीज दिखाएंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग तथा व्याकलन यानी घटाव कैसे करेंगे, इसे भी देखेंगे। आगे है पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म, इसे भी देखेंगे। इसके बाद संवृत्त गुण देखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं, यानी जो ये टॉपिक है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और यहां से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन जो आएंगे आपका मतलब जो भी आएगा एक तरह से साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। नहीं तो इसमें से ये पूछ देता है कि कोई एग्जांपल दे देगा, बोल देगा कि योग का गुणन का योग पर वितरण नियम है या क्या है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, या बंटन नियम है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा कि इसका ये सही है। इसमें देख लेते हैं संवृत्त गुण क्या होता है, संवृत्त शब्द का मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग। योग एवं गुणन का क्रम विनिमय नियम भी देखेंगे, योग एवं गुणन का साहचर्य नियम देखेंगे, योग का गुणन का योग पर वितरण नियम देखेंगे, योग एवं गुणन में तत्समक अव्यय देखेंगे, पूर्ण संख्याओं में शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक लास्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में पैटर्न, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाते हैं जिसको देखने के बाद कहते हैं ये शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन आप वास्तविक रूप से क्लास 6, 7, 8 का अगर आप मैथ पढ़ लेते हैं तो कोई भी मैथ का शॉर्ट ट्रिक्स जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हम लोग उठाते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के देते हैं और आपको लगता है कि बहुत स्पेशल है। ये कुछ भी नहीं है। आप पूर्ण रूप से 6 to 8 एनसीईआरटी बुक देखिए, उसमें बहुत सारे वैदिक मैथ जो कहलाते हैं वो सारे फॉर्मूले उसमें मौजूद है। बस आपको वास्तविक रूप से अच्छे तरीके से प्यार से देखना होगा। तो चलिए हम मैथ का शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स एवं हल उदाहरण देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हम बेसिक लेके चलने का थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होगा तो थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ अच्छे तरीके से तैयारी करें। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है इतना इजी वे में बताने के बावजूद, तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, हम उससे भी इजी वे में आपको पढ़ाने का चेष्टा करेंगे ताकि आपका मैथ 100% अच्छे मार्कों से क्वालिफाई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता दूं प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं। तो संख्या 1 2 3 प्राकृत संख्याओं का समूह है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। यहाँ क्लियर हो गया प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है, 1 है। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 और अनंत तक पूर्ण संख्याओं का समूह है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। दोनों में अंतर पता चल गया, याद भी हो गया होगा। पूर्ण मीन्स पूरा, प्राकृत मीन्स जो 1 से स्टार्ट हो। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती क्या होता है, यदि किसी संख्या में से 1 घटाया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। 1 घटाया जाए तो पूर्व मीन्स क्या होता है, पूर्व शब्द से ही इसे पकड़ लेंगे। देखिए किसी भी शब्द को अगर समझना हो तो उसे तोड़ दीजिए, पूर्ववर्ती लिखा है ऐसे समझ में नहीं आया। पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले होता है। ठीक एक पहले की बात आए तो वो होता है पूर्ववर्ती। इससे भी सीटेट में एक बार प्रश्न पूछा गया था, लेकिन शब्दों के हेरफेर में आदमी फंस जाता है, इसलिए याद रखिएगा पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले। अगर यहाँ पे 101 आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 101 का पूर्ववर्ती क्या होता है, तो उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 100। 100 का
पूर्ववर्ती पूछूं मैं आपसे तो क्या कहिएगा 99। इसके बाद आगे बढ़ते हैं परवर्ती। यदि किसी संख्या में एक जोड़ा जाए तो उस संख्या के परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। परावर्ती शब्द है तो परा मीन्स क्या होता है बाद वाला, परा मीन्स क्या होता है बाद वाला, परा शब्द आया यानी बाद वाला, पूर्व आया पहले। तो परावर्ती शब्द का मतलब क्या हुआ, एक जोड़ देने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे परावर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 98 का उदाहरण एक दिया गया है, ये रहा मेरा 98, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 99। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर 99 का मैं पूछूं परावर्ती संख्या क्या होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत इजी सा सवाल है लेकिन शब्दों के हेरफेर में आदमी फंस जाते हैं। इसके बाद चलते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा मैंने क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि पूछ सकता है कि मात्रक दूरी क्या होता है। तो जब मात्रक दूरी समझना है तो थोड़ा सा इसे देखना पड़ेगा आपको। एक रेखा खींचिए, कोई भी एक रेखा मान लीजिए ऐसे मैंने खींचा, एक सेकंड मैंने उदाहरण दिया अभी, यहाँ पे आपका रेखा मान लीजिए ऐसे खींचा गया है। अब देखते हैं इसमें एक रेखा खींचिए, इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए। इस पर क्या करेंगे, एक बिंदु अंकित करेंगे, उस बिंदु को जीरो नाम दीजिए। उस बिंदु को क्या नाम दिए, एक रेखा मैंने खींचा और एक बिंदु खींचा और इसका नाम क्या मैंने दिया, जीरो दिया। जीरो के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए, इसे एक नाम दीजिए। एक अन्य बिंदु यहां अंकित किया मैंने और इसका नाम क्या दिया, एक दिया। अब यहां थोड़ा सा और देख लेते हैं, 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी कहलाती है। एक मात्रक दूरी कहलाती है, इसे याद रखिएगा, मात्रक दूरी क्या कहलाती है। 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एक मात्रक दूरी कहलाती है। समझ में आ गया मात्रक दूरी क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, मात्रक दूरी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रेखा पर एक के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए, यहां मैंने लिखा 2। इसके बाद इसी विधि का प्रयोग करते हुए संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3 4 5 अंकित कीजिए। 5 6 7, देखिए 7 तक मैंने अंकित किया। तो ये बनाना थोड़ा सा इजी है, आराम से बना सकते हैं। तो ये होगी आपका संख्या रेखा। अब यहाँ पे अब हम बातचीत करेंगे कुछ स्पेशल को। यहाँ पे देख लीजिए, 2 और 4 के बीच की दूरी क्या है, निश्चित रूप से यह दूरी 2 मात्रक है। देखिए 2 और 4 के बीच की दूरी अगर देखा जाए, बिंदु 2 और 4 के बीच की दूरी अगर हम देखें, 2 और 4 के बीच की दूरी को कितना मात्रक है, ये 2 मात्रक है। काउंटिंग हो गया, यहां से देखिएगा एक मात्रक, दूसरा ये मात्रक, 2 मात्रक है दोनों की दूरी। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्या रेखा पर योग जोड़ते कैसे हैं वो चीज देखना है हमें। पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 3 और 4 का योग देखिए कैसे इस पे संख्या रेखा पे जोड़ते हैं वो चीज देखते हैं हम लोग। तीर के सिरे पर 3 है, तीर के देखिए 0 से हमने स्टार्ट किया और यहां तक गए तो तीर के सिरे पे क्या मुझे 3 मिला, क्योंकि हमें जोड़ कितना करना, 3 और 4 का। 3 से प्रारंभ कीजिए, क्या करेंगे हम लोग, 3 से यहां पे गए, 3 से हमें प्रारंभ करना, 0 से 3 यहां है, फिर 3 से जोड़ना है हमें 3 से, तो 3 से हमने प्रारंभ किया। प्रारंभ कीजिए, चूंकि हमें इस संख्या में 4 जोड़ना है इसलिए दाईं ओर 4 कदम, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 चलते हैं। देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब काउंट कीजिए, ये हमने चला को क्या 4 डिस्टेंस है, 1 2 3 4, ये 4 हमने चला, 4 कदम हम लोग चलते हैं जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। चौथे कदम के अंतिम सिरे पर बिंदु 7 है, तो ये अंतिम बिंदु क्या है, ये 7 पे आके रुक गया है। तो जोड़ अगर करना हो संख्या रेखा पर तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 3 से 4 तक अगर चलना हो तो कैसे चलेंगे, 3 तक, 0 से 3 तक तो आ गए हम, 3 से स्टार्ट करना है, उसके बाद चले 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। तो ऐसे भी देखा जाए तो 3 और 4 कितने होते, 7। ऐसे भी देखा जाए तो 3 4 कितने हैं, 7। तो ये योग है, अर्थात 3 + 4 = 7। ये संख्या रेखा पर हमने 7 आपको दिखाया कैसे योग करते हैं। अब संख्या रेखा पर चलिए वैकलन देखते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं को वैकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 7 - 5 ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। 0 से हम गए 7 पे, सबसे पहले स्टार्टिंग गए कहां पे, 0 से हम 7 पे चले हैं। 7 से प्रारंभ करते हैं, चूंकि 5 को घटाया जाना है इसलिए हम बाईं ओर एक मात्रक वाले 5 कदम चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम,
पांच कदम हम किधर चले, और ये इधर बाईं साइड में चले, क्योंकि हमें घटाना है, जोड़ना था तो दाहिने साइड में, घटाना है तो बाईं साइड में चलेंगे। बाईं साइड में चले तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ है। बन जाएगा आपको आराम से। देखिए किस पे चले गए, मतलब इस तरह का अगर देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको बनाने के लिए नहीं देंगे, ये प्रश्न आएंगे यहाँ पे, मतलब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सीटेट में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी में से कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा अप्लाइड मोड के, तो आप ये कंसेप्ट समझे हुए हैं तो आराम से उसे डील कर सकते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संख्या रेखा पर गुणन यानी गुणा। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं। आइए 3 गुणे 4 ज्ञात करें। इसमें स्टार्टिंग जो करना है हमें 0 से करना है, को एक कदम जब चलेंगे, को यहाँ पे 3 गुणे 4 है, को 3 का 4 बेर हमें कदम चलना है, 3 को 4 बार हमको कदम चलना है, लेकिन एक बार में 3 मात्रक चलना है। एक बार में कितना मात्रक चलना है, 3 मात्रक चलना है। और स्टार्टिंग जो हमें करना है वो 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर 3 में 1 से गुणा होगा, यहां पे देख लीजिए, ऐसे भी नॉर्मली आप देखेंगे तो 3 में 1 से गुणा होगा तो कितना प्राप्त होता है, हमें 3 प्राप्त होता है। तो इसलिए 0 से स्टार्ट करते हैं, कि 0 से स्टार्ट करेंगे, एक कदम चलेंगे 3 पे, फिर 2 स्थान छोड़ेंगे, यानी तीसरे पे जाना है हमें, तो फिर चलेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये तीसरे पे चलेंगे 3 त्रिका 9, चौथे पे चलेंगे 3 चौका 12। तो देखिए पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 4 कदम चलेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं 3 गुणे 4 बराबर 12। तो ये संख्या रेखा पे हमने गुणन यानी गुणा भी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें कुछ प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रश्नों को आपको हल करना है। इसमें देखा जाए तो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखे। इसकी अगली 3 प्राकृत संख्या लिखना है, को अगली मतलब उसके आगे का, को 99 में 1 जोड़िएगा, जो आएगा संख्या फिर उसमें 1 जोड़िएगा, फिर जो संख्या आएगा उसमें फिर 1 जोड़िएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो मैंने आंसर की भी आपका लगा दिया है, ये देखिए आंसर की लगा दिया है, पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, तो ये जो उत्तर माला है ये आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अभी आपको नहीं दिया जा सकता है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे ही क्लास 6 का कंप्लीट हो जाएगा या जैसे ही मेरा वेबसाइट कंप्लीट होता है, वहां पे प्रत्येक चीज के पीडीएफ मिलेंगे आपको, सारी चीज के नोट्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए वीडियोस थोड़े से कम आ रहे हैं। वहां पे सोशल साइंस हो, मैथ हो, एवरीथिंग के हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए, कुछ दिन और इंतजार करना है, लेकिन फिलहाल आप इसे छोड़ेंगे नहीं। आपको ये जितने भी प्रश्नवाली में क्वेश्चन आंसर हम लोग करा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको करना है, और निश्चित ही करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ के लिए। मैं पढ़ा दूंगा आपको, बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब बनाने जाएंगे ना बाबू, वो बन नहीं पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है मैथ के लिए प्रैक्टिस। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसे स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से बनाइए। चलिए इसके बाद ठीक पहले वाली संख्या यानी 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई ये 3 पूछ रहा है, कोई एक एक करके घटा के आप लिख लीजिएगा कितना आता है, घटाओ तो आपको आना चाहिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, अभी पढ़ाए हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। पूर्ण मीन्स क्या होता है, पूरा होता है, याद रखिएगा, को पूरा किसको लेके होता है वो भी याद रखिएगा। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये देखिए 32 है और 53 है, तो दोनों के बीच पूछ रहा है, तो दोनों के बीच कितनी होंगी, तो घटा के लिख दीजिएगा। ऐसे डायरेक्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 होना चाहिए, ऐसे घटाइएगा अभी तो आपको मेरे ख्याल से 20 आएगा। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, चाहे आप यहाँ आंसर भी देख लीजिए, 4 क्वेश्चन नंबर 4 का 20, क्वेश्चन नंबर 4 का 20, 4 का कितना आएगा, 20 आएगा। को घटाएंगे कैसे, ये भी आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। होता क्या है कि आप लोग डायरेक्ट वे में घटा देते हैं इसको बनाने के लिए, बस यही तो सीटेट चाहता है कि आप गलती करें। जैसे 53 हुआ, 53, और इसमें क्या घटाएंगे, 32 घटाएंगे, यहाँ पे घटाएं 32। अब इसको घटाइएगा तो कैसे घटेगा, आप कहिएगा सर ये तो 21 आ रहा, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए आपका। जब फिट हो जाएगा ना क्वेश्चन, ये बनाने से होता है, प्रैक्टिस से होता है। वो जानते हैं क्वेश्चन लेकिन गलती करके चले जाते हैं। होगा क्या, ये पूछ क्या रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी ये स्टार्ट कितना से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 32 से, और ये लेके कितने तक जाएगा, 53 तक लेके जाएगा। इन दोनों के बीच में संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 20, यानी एक जो नंबर होता है उसको हटा देते हैं, या तो स्टार्टिंग का हटाइए, नहीं को लास्ट का हटाइए, तो वो हटा के देखेंगे तो कितना आएगा, ये 20 आएगा, बन जाएगा। को 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो आपका 20 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न का परवर्ती, इसमें संख्या लिखना है। परवर्ती हम आपको बता चुके हैं, परवर्ती क्या होता है,
बाद वाला। परवर्ती मीन्स क्या होता है, परावर्ती भी लिखता है, परवर्ती भी लिखता है, जो भी आपको लिखना है तो वो क्या होगा, उसके बाद वाली संख्या। इसकी बाद वाली संख्या आपको लिख देना है, 101 है तो 102 हो जाएगा। पूर्ववर्ती क्या है, पहले वाली 94 हो तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बन जाएंगे क्वेश्चन आपको। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये देखिए, संख्याओं के युग्म के प्रत्येक के संख्या रेखा में कौन सी पूर्ण संख्या है बाईं ओर स्थित है, कौन दाईं ओर, इससे दिखाना है आपको। को ये दिखाना है कि बाईं ओर कौन स्थित है। तो ये चीज का भी आंसर मैंने रख लिया है, दिखा दिया है नीचे में, देख लीजिएगा। बहुत ही इजी सा सवाल है और ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन इसको कीजिएगा जरूर। बहुत ही आसान है लेकिन कीजिएगा। जैसे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शून्य जो है पूर्ण संख्या है, छोटी संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या है। अब इसका इसका पूर्ववर्ती है कि परवर्ती है, ये सारी चीज है क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर इसमें अगर आपको गलत लगता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चले अगले टॉपिक पे। इतना तो बहुत सा इजी था और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। प्रैक्टिस बाबू जरूर कीजिएगा, बहुत आवश्यक है प्रैक्टिस करना अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। यहां पढ़ते हैं आगे हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के क्या क्या गुण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम संवृत्त की चर्चा करेंगे। संवृत्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाता है सीटेट में। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 7 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 5 5 कितना आएगा, 10 आएगा। 0 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। 15 10 15 क्या हुआ, ये एक पूर्ण संख्या है। समझ में आया? दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। चूंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संवृत्त यानी क्लोज्ड आते हैं। क्या आते हैं ये, क्लोज्ड। संवृत्त मींस क्या होता है, क्लोज्ड आते हैं। या पूर्ण संख्याओं के योग का संवृत्त गुण कहलाता है, यानी क्लोज प्रॉपर्टी ये कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए सीटेट में अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा, यहां पे गुणन और योग दो हैं जिनको आपस में गुणा करने पे वो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें जोड़ दे देगा, गुणा दे देगा, दोनों दे देगा, साथ में भाग दे देगा, ऐसे करके दे देगा। नहीं तो आपको दे देगा जोड़ गुणा भाग एक साथ दे देगा, दूसरे में दे देगा जोड़ गुणा घटाओ, तीसरे में दे देगा केवल जोड़ गुणा, चौथे में चारों दे देगा। तो इसमें से किसमें संवृत्त का गुण पाया जाता है या क्लोजर प्रॉपर्टी पाया जाता है, ये सारे शब्द यूज करेगा तो उसमें केवल दो ही शब्द याद रखिएगा। वो पाया किसमें जाता है, तो आपके जोड़ में। और जोड़ मतलब क्या, योग, और आपका गुणा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट 2018 में भी, और उसमें प्लस वाला मैंने 1 सेकंड में बताया था कि प्लस वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले को जोड़ने पे इधर उधर रखने पे भी वही जोड़ आता है। वही चीज आपका संवृत्त होता है, गुणा में भी सेम वही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुणा में दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। दोनों को गुणा कीजिए, ये क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। और 0 को 15 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह निकाय गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। गुणन के अंतर्गत क्या है, ये संवृत्त है। एक और क्वेश्चन सीटेट में आया था संवृत्त से ही संबंधित, लेकिन वो क्लास 8 का है। चैप्टर यही है, सारा चीज यही है, लेकिन क्लास 8 का पहला चैप्टर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले लेसन से वो लाइन लिखा है, वहीं से सीटेट ने प्रश्न उठाया था, लेकिन वो किसमें है, क्लास 8 में, तो वो आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन लेसन यही है, संवृत्त से ही संबंधित है। अब यहां पे पता चल गया, जोड़ और गुणा जब भी पूछे तो वो क्या है, संवृत्त के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद संवृत्त गुण पूर्ण संख्याओं योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती है। व्यकलन यानी घटाने, पूर्ण संख्या को व्यकलन घटाने के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती। जैसे में 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 7 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या आएगा, वो माइनस में आएगा, तो इसलिए पता नहीं, तो इसलिए क्या कहेंगे, संवृत्त नहीं है। तो पता चल गया संवृत्त कौन नहीं है, तो घटाव आपका नहीं है, यानी व्यकलन नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विभाजन। विभाजन भी आपका संवृत्त नहीं है, देख सकते हैं 8/4 है तो ये 2 है, यानी पूर्ण संख्या है। लेकिन 5/7
5/7 ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? संवृत्त नहीं है। को पता चल गया कैसे ये संवृत्त नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक सवाल आ सकता है सीटेट में। इससे एक इस लेसन से एक सवाल सीटेट में अवश्य ही रहता है, वो क्लास 6 का हो, 7 का हो, 8 का है, थोड़ा सा लेवल हाई करते जाता है लेकिन बात वही रहती है। लेकिन देखा जाए तो इस बार सीटेट में 2 प्रश्न आए थे, एक क्लास 6 से आए थे, मतलब जनरल सा क्वेश्चन था एक, और एक और क्वेश्चन आपका क्लास 8 से था, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से पढ़िएगा एनसीईआरटी, निश्चित ही आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई होइएगा मैथ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे शून्य का विभाजन। शून्य का विभाजन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर से देख लीजिए आप इसे, एक संख्या से विभाजन यानी भाग देने का अर्थ है कि उस संख्या को बार बार घटाना। ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है एक बार, यानी किसी भी संख्या को एक बच्चा, देखिए साइकोलॉजी में इसे डाल दिया जाता है, आपने देखा भी होगा सीटेट 2018 में, यहाँ से भी उठाया गया था, को किसी भी संख्या को बार बार घटाते हैं, भाग देना यानी बार बार घटाना। जैसे में अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 8/2 है को बार बार घटाइए, को 8 - 2 कितना आएगा, 6, 6 - 2, फिर 4 - 2, फिर 2 - 2, तो ये हो गया 0। और हम कहाँ तक पहुंचे, 4 स्टेप पे पहुंचे, यानी ये एक बार में गया, फिर 2 बार में गया, फिर ये 3 बार में गया, ये फिर 4 बार में, को मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4। को कितनी बार घटाने पर 0 तक पहुंच रहे हैं, 4 बार। कितनी बार घटाने पे, 4 बार। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8/2 को 4 कहते हैं, 8/2 को क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। यही साइकोलॉजी में प्रश्न था, आप मिला लीजिएगा। इसके बाद आइए अब हम 2/0 को ज्ञात करने का प्रयत्न करें। तो 2/0 एक बार में, 2/0 दो बार में, 2/0 इतना ही आते जाएगा और ये बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4, तो प्रत्येक बार घटाने पे हमें पुनः 2 प्राप्त होता है, अतः हम यह प्रक्रिया कभी समाप्त होगी होगी नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं 2/0 परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। ये चीज पूछेगा तो क्या पूछेगा सीटेट में, तो ये जो शब्द है परिभाषित, यही आपको ऑप्शन में दे देगा, जिसे आपको टिक करना होगा। लंबा सा देगा और उसमें छोटा सा आंसर आपको ऑप्शन में देगा, उसे टिक करना होगा। ये जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछे कैसे जाते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा कि सीमा थी, उन्होंने ये किया, इतना से भागा, ये किया, ये किया, क्या ये मतलब क्या है, ये मतलब डैश डैश करके है, तो वहां परिभाषित नहीं है, इतना आएगा, वो गलत कर रही है, ऐसे करके ऑप्शन बना के दे देगा, तो वहां पे आपको टिक करना होगा, परिभाषित नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन क्या है, परिभाषित नहीं है। नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इस सारे चीज को। और यहाँ से प्रश्न जरूर उठाता है सीटेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने स्पेशल 2 मार्क्स का एक वीडियो भी बनाया था, तो उसे भी देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ देखिए, आज हम फिर आपको याद करवा देते हैं। योग और गुणन की क्रम विनिमयता। इसमें देखिए योग और गुणन की क्रम विनिमयता की बात की जा रही है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। योग के क्रम विनिमयता में क्या होता है, दोनों का याद कराते हैं। पहले योग पे चर्चा करते हैं। योग में क्या होता है, तो 3 + 2 और 2 + 3 बराबर है। यहाँ पे देखिए 3 + 2 और 2 + 3 बराबर है, दोनों से एक ही उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ पे देख लीजिए 3 + 2 है, चाहे 2 + 3 हो, ये क्या प्राप्त होगा हमें, 3 2 5 होता है। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 3 2 5 होता है। तो इस बात को समझिए, ये कहना क्या है, 3 + 2 है या 2 + 3 है। यहाँ देखिए पहले में 3 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, 5 आया, फिर यहाँ 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तो कितना आया, 5 आया। तो दोनों 5 है, तो ये क्या है, तो योग का क्रम विनिमयता है। यानी a + b करें इक्वल टू दे दे, या b + a करें, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये प्रश्न पूछे कि योग की क्रम विनिमयता का नियम का कौन सा उदाहरण है, तो यही है। योग मीन्स क्या होता है, जोड़। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, तो देखिए ये दे देगा और यहाँ पे बराबर का साइन दे देगा, फिर ये दे देगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन क्रम विनिमयता है। ऑप्शन नंबर ए ये दे देगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको कुछ और दे देगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको कुछ और दे देगा। हो सकता है इसमें कोष्टक का प्रयोग कर ले। तो इस तरह के जब भी प्रयोग करेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ कोष्टक वगैरह कुछ नहीं लगा, नॉर्मल सा है। 3 + 2 = 2 + 3। इस तरह का जब भी दे तो ऑप्शन क्या करना है, आपको टिक करना है। इससे संबंधित ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन भी हमने रखा, उस पर भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल यही देखिए 5 + 3 3 + 5। ये देखिए पहले हमने 5 रखा, फिर 3 रखा, फिर विनिमय किया हमने, यानी उल्टा किया उसको, 3 + 5 किया। बस विनिमय समझिएगा, क्रम विनिमयता मतलब विनिमय किया गया, उसे उल्टा रख दिया गया, उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं।
5 + 3 और 3 + 5, ये किसका उदाहरण है? इस तरह के प्रश्न पूछ देगा, बस यही दे देगा और पूछेगा ये किसका उदाहरण है, तो योग का क्रम विनिमयता। योग मतलब ये जोड़ हो गया, विनिमय मतलब क्या, एक सीधा है एक ठीक उसका उल्टा है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए योग का क्रम विनिमयता है। समझ में आ गया? अब गुणा का क्रम विनिमयता देखते हैं। ठीक वही चीज होता है, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, याद रखिएगा। इसमें भी सेम है, 4 × 5 = 5 × 4, 4 5 रखा, फिर 5 4 रखा। देखिए कोष्टक नहीं है, याद रखिएगा। क्रम विनिमयता में क्या होगा, कोई कोष्टक वगैरह का उपयोग नहीं हुआ है, डायरेक्ट वही चीज लिखा गया है। 4 5 लिखा मैंने, फिर क्या किया, 5 × 4 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा का क्रम विनिमयता हो गया। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणा दोनों का ही क्रम विनिमय है। ठीक है, दोनों का ही क्या है, क्रम विनिमय है। लेकिन अगर बातचीत तो यहां पे आ जाए कि व्यकलन यानी घटाव का, विभाजन यानी भाग का क्रम विनिमय है, तो बिल्कुल नहीं है। उदाहरण देख सकते हैं, 6 - 3 3 - 6, क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल नहीं है। फिर ये दे दिया जाएगा दोनों समान है, बिल्कुल नहीं है। इससे दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो थ्योरेटिकल आ जाएगा कि पहचानने के लिए इनमें से कौन है, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ देगा, जैसे 2018 में पूछा गया था कि वो उदाहरण के रूप में दे देगा कि इनमें से टिक कीजिए कौन सही है। यानी ये दे देगा 6 - 3 और यहाँ पे बराबर देके 3 - 6 करके ऐसे करके दे देगा, चाहे उलझने वाला दे देगा a + b करके, a - b, और यहाँ पे फिर माइनस कर देगा, फिर b - a ऐसे करके दे देगा a + b के। जैसे अभी देख लीजिएगा, मैंने उससे सॉल्व भी किया है 2018 वाला, तो उससे देख लीजिएगा, या आपके पास प्रीवियस ईयर होगा तो वहां से देख लीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न था कि जहाँ दो तरह के प्रश्न आते हैं, या तो हल करने के लिए आएंगे, नहीं तो पूछ देगा कि इसमें कौन सा गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे गुणा देखिएगा तो गुणा का क्रम विनिमयता है, कोई कोष्टक नहीं है। जोड़ यहाँ पे दे देता है तो ये जोड़ का क्रम विनिमयता होता है। अब आते हैं हम आगे, योग और गुणन की सहचारिता। सहचारिता में याद रखिएगा, कोष्टक का इस्तेमाल हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। कोष्टक का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं कि योग का सहचारिता में देखिएगा, यहाँ जोड़ का साइन होगा, ना गुणा होगा ना कुछ और होगा, केवल जोड़ का साइन होगा। और जोड़ के साइन के साथ क्या होगा, ये कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, कोष्टक का। देखिए ये कोष्टक है, ये कोष्टक है, इसमें भी देखिएगा ये कोष्टक का प्रयोग हुआ है। तो ये किसका उदाहरण है कि योग की सहचारिता पे। ये उदाहरण भी हमने डाल दिया था कि आपको समझ में आए। जैसे 2 है तो ये हो गया आपका 2, 3 + 4 का, ये देखिए 3 + 4, तो इसको जोड़ेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा 2 + 7, 4 3 7 हुआ, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। दोनों परिणाम समान है, ये दोनों परिणाम देखिएगा, इसका और इसका क्या है, समान है। अन्य उदाहरण देखिएगा तो वो उदाहरण 15 का ये निकाला गया, ये निकाला गया है। तो इसका भी देख लीजिएगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि योग का साहचर्य गुण में एक तो इसमें जोड़ होगा, ना गुणा होगा ना भाग होगा, केवल क्या होगा, जोड़ होगा। दूसरा चीज किसका प्रयोग होगा, कोष्टक का प्रयोग होगा। कोष्टक का प्रयोग मतलब साथ चलने वाला, यानी किसी को अपने साथ अकेला नहीं छोड़ रहा, किसी ना किसी एक के साथ पेयर ये रहेगा कोष्टक के साथ। इसी को कहते हैं साहचर्य। ये याद करने का तरीका है। साहचर्य मीन्स पेयर, यानी एक जोड़ा रखे रहेगा अपने पास कोष्टक में। और क्रम विनिमयता यानी उसका उल्टा क्रम होगा लेकिन कोई कोष्टक नहीं होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया, याद भी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उपयोग क्या है इसका, तो उपयोग ये है, उदाहरण एक देख लीजिए, इतना इतना को जोड़ना है, इतना इतना को जोड़ना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही बनाते हैं वो लोग, इतना इतना को जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे कि तेजी से जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए कि जोड़ने की सुविधा के लिए हम किस प्रकार संख्याओं का समूह बनाते हैं। देखिए कैसे बन रहा है, ये 3 है, ये 7 है। हम जानते हैं 7 3 कितना होता है, 10 होता है। वो क्या है, इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं और इसको बाद में जोड़ लेंगे। यहाँ कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 300, और ये हो गया 234। फिर दोनों को जोड़ेंगे 534। आपने देखा होगा कोई कोई सवाल बहुत तेजी से कर लेता है, लेकिन वही मैथ का सवाल आप बहुत देर से करते हैं। परेशानी आपके पास बस वही है कि बेसिक क्लियर नहीं है। वो जोड़ घटाव और गुणा भाग इतना तेजी से करता है, इतना दिमाग में उसने प्रश्नों को बैठा के रखा है, इतना ज्यादा उन्होंने सॉल्व करके रखा है कि बहुत तेजी से उसे आसानी से कर लेते हैं। बस उन्होंने देखा 7 3 10 होता है, चलो इसको एक साथ कर लेते हैं, बाद में इसको जोड़ लेंगे, वही किया, तुरंत हो गया। इसमें और भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे हम आपको, ये तो बेसिक था। गुणन की सहचारिता, अब गुणन की सहचारिता देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक, इसमें भी सेम होगा, उसमें गुणा का साइन होगा, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, मुझे ज़्यादा कुछ ये करना नहीं है। देखिए 2 × 3 × 4 बराबर कितना है, 24। इसका भी देख लीजिए, उन्होंने ऐसे कोष्टक लगा के कर दिया, ये 24। और ये देखिए, यह पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचरता गुण कहलाता है। ये मतलब ये दोनों बराबर है कोष्टक वाला, तो समझिए सहचरता का गुण कहलाता है।
उपयोग इसका क्या है, तो कैसे उपयोग करते हैं, कुछ जैसे में 12 गुणे 35 को ज्ञात कीजिए साहचर्य नियम के द्वारा। को 12 गुणे 35 करना है तो 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना हो सकता है, क्या हम मान सकते हैं 6 गुणे 2 हो सकता है, 6 दूनी 12, क्योंकि 12 और 35 गुणा करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो जी हाँ आप कहेंगे, जी हाँ हो सकता है। तो कैसे होगा, 12 गुणे 35 है तो कुछ 6 गुणे 12 होता है, और 12 को 2 से अगर हम गुणा करेंगे, 12 को सॉरी 12 मैं बोल रहा हूं, 12 गुणे 35 है, और इधर देखिए 6 गुणे 12, यानी 12 को तोड़ेंगे 6 दूनी 12 होता है, और 35 को 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है मेरा 70, और 70 में ये 6 जो मेरा छूटा हुआ है यहाँ पे लाके हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7×42 420। देखिए कितना इजी तरीके से बन गया, यानी गुणा करना 35 गुणे 12 थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हम जानते हैं कि 5 को किसी के साथ भी अगर हम गुणा करते हैं तो तुरंत क्या होता है 10 होता है। तो क्या इसको 1 डिजिट में बांट सकते हैं, जी हाँ बांट सकते हैं। 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 होता है। अब 35 को 2 से गुणा करेंगे कितना, 35 दूना 70, 70 जो बचा मेरा इसको 6 से गुणा कर देंगे तुरंत 420 आ जाएगा। देखा आपने गुणा कितना आसानी तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यही सब तो इस्तेमाल करने के लिए ये सब नियम बताए जा रहे हैं आपको, गुणन का सहचारी या साहचर्य गुण। और ये सीटेट में इसलिए पूछता है क्योंकि ये आपको आता है या नहीं आता है, बच्चों को ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, इसलिए आपसे सीटेट में पूछा जाता है। यहां पे देखिए योग पर गुणन का वितरण, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल रखा है कि योग पर गुणन का वितरण कैसे होता है। यहां देखिए 425 को 136 से गुणा किया गया है, तो ये देखिए पहले हम 6 से गुणा करके इतना लाए हैं, फिर 30 से, यानी यहाँ 3 और 0, यहाँ 30 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, फिर ये 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो 3 स्टेप में अगर ये है तो 3 स्टेप में अलग अलग गुणा कर भी सकते हैं आप, गुणा करके उसे आराम से लिख सकते हैं। फिर उसको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। 6 इकाई का गुणा है, फिर 3 इकाई का गुणा है, फिर 100 इकाई का गुणा है, फिर इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए योग पर गुणन का वितरण नियम है। योग पर किसका है, गुणन का वितरण नियम, यानी वहां जोड़ होगा, क्या होगा, जोड़ होगा, साथ में गुणा का साइन होगा, और इसके साथ ही कोष्टक का भी साइन होगा, याद रखिएगा। जोड़ होगा, चाहे यहां जोड़ हो सकता है, गुणा होगा, जोड़ होगा और कोष्टक तीनों साइन होंगे तो क्या कहलाएंगे, योग पर गुणन का वितरण नियम। बस यही इसमें पूछा जाता है और यही तरीका याद होना चाहिए। देखिए ये इन्होंने ऐसे किया, इसका अर्थ है 6 गुणे 8, 6 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 3, 6 गुणे 8 का मतलब क्या हुआ, 8 को 2 भागा में क्या हम तोड़ सकते हैं, जी हाँ तोड़ सकते हैं, 5 और 3 में, और दोनों को 6 से गुणा करेंगे तो जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। फिर 6 गुणे 8, 6 गुणे 8 का मतलब ये भी हो सकता है 6 गुणे 5 प्लस 3, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं हम लोग, और दोनों का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। को इसे योग पर गुणन का वितरण या बंटन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण या बंटन गुण कहते हैं। यही ऑप्शन में आएगा, इसको टिक करना होगा अगर इस तरह के आते हैं तो। देखिए यहाँ एक साइन है गुणा का, यहाँ एक साइन है प्लस का, और ये कोष्टक, तीनों उपयोग हुआ है। तो वितरण किया मैंने, बांटा है, बांटा किसमें है, जोड़ और गुणा दोनों में बांट दिया है मैंने, उसको बंटन या वितरण कहते हैं। समझ में आ गया। और जोड़ शब्द यूज हो रहा है, गुणन शब्द यूज हो रहा है, जोड़ मतलब योग, तो दोनों शब्द यूज हो रहा है, साथ में वितरण यूज हो रहा है, यानी कोष्टक वगैरह मान लीजिए, बांटा है मैंने जोड़ और गुणन पे, तो इस तरह के आएंगे ऑप्शन, तो उसको टिक करना होगा। वितरण उपयोग इसमें देख लेते हैं। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुणे 35, 12 गुणे क्या करना, 12 गुणे 35 ज्ञात कीजिए। किसका, वितरण गुण का उपयोग करते हैं। 12 गुणे 35 को तोड़ेंगे कैसे, तो 12 गुणे 30 प्लस 5 कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। 12 गुणे 35 है, क्या इसको 35 को 30 प्लस 5 कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, 30 प्लस 5, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 35 आता है। अब 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 से अगर गुणा करेंगे तो 12 3 कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम तुरंत गुणा कर सकते हैं। 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी ये हो जाएगा 360, और ये 12 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 25 60, और दोनों जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 420। ये हो गया आंसर। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, केवल दिमाग में बैठाना है, और दिमाग में केवल बैठाना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना है। क्या इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। इसमें और गुणे वगैरह का भी, सॉरी भाग का भी आएगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, जो भी हमने बताया, क्या क्या बताया वो सारा स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लास्ट में रखें, उसका हम कंक्लूजन दे देंगे, उसके बाद ये कभी आप भूलिएगा नहीं। अब इसमें एक और शब्द आता है तत्समक अव्यय, योग और गुणन। देखिए इसमें पहले मैं बता देता हूं, योग में क्या होता है, योग मतलब क्या, जीरो के साथ,
तत्समक शब्द आए तो उसमें जीरो के साथ जब भी बात हो कोई योग है, और गुणन की जब भी बात होगी तो यहां पे क्या होगा, एक का आएगा। याद रखिएगा दोनों में जीरो नहीं है। तत्समक शब्द आएगा तो जोड़ आएगा तो उसके साथ जीरो रहेगा, गुणन आएगा तो उसके साथ क्या रहेगा, एक रहेगा। बस इतना याद रखिए, बाकी सब खुद ही टिक कर दीजिएगा। जैसे योज तत्समक में आएगा, उस सात के साथ जीरो जोड़ेंगे वही अंक आएगा, 5 के साथ जीरो मतलब जोड़ेंगे वही आएगा, जीरो के साथ 15 जोड़ेंगे वही आएगा, जीरो के साथ 26 जोड़ेंगे वही आएगा, कुछ भी जोड़ते जाएंगे वही शब्द आएगा। तो ये कब होता है, जब उसमें जीरो जोड़ते हैं, तब यहां जीरो जोड़े, यहां जोड़े, फिर यहां जोड़े तो वही संख्या आती है। तो ये क्या है, योज तत्समक। तत्समक शब्द मतलब समझिएगा वही शब्द मुझे मिले, जो हम जोड़ रहे वो संख्या मुझे मिले, उसमें कुछ भी करे लेकिन वही संख्या मुझे मिले। तो यहां पे देखिए 7 में जीरो जोड़े तो 7 मिला, और याद रखिएगा जीरो नहीं मिले, जीरो मिलेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। देखिए यहां योग में हमने क्या देखा, योज तत्समक पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। इसको पढ़ भी लेते हैं। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय या तत्समक कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज तत्समक भी कहते हैं। याद हो गया, समझे क्या, जीरो आएगा तो योज तत्समक उसे कहेंगे। अब गुणन का देख लेते हैं, गुणनात्मक तत्समक। इसमें एक से करते हैं, किससे करते हैं, एक से। जहां भी देखिएगा एक से गुणा किए हैं तभी वही संख्या आएगा। अगर यहां जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए इसमें जीरो नहीं रखते हैं। गुणात्मक तत्समक में क्या रखते हैं हम लोग, गुणात्मक तत्समक में एक रखते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए एक तत्समक अव्यय या तत्समक है। दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तत्समक मींस वही संख्या मुझे मिले। अब यहां पे कुछ आ गए प्रश्न, इन प्रश्नों को हल कर दीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ये जोड़ना है, आप बाबू कर सकते हैं। उपयुक्त क्रम लगाकर गुणा कीजिए। जैसे इसका और इसका, जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, इसका भी जोड़ सकते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, इसमें एक जीरो बैठा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, आराम से एक स्टेप में। देखिए इतना बड़ा गुणा है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला ऊपर का जानते हैं तो आराम से गुणा कर सकते हैं। देखिए 5 हुआ, 5 दूना कितना होता है, 10 होता है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 को इतना से गुणा करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे, ये गुणा हो गया। यानी इतना बड़ा गुणा आराम से आप कर सकते हैं, और थोड़ा भी परेशानी आपको नहीं होगा, तो आराम से कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको इसको गुणा करना है, तो आप देखिए क्या कर रहा है, 5 है 25 है, 25 चौका कितना होता है, 25 चौका बोलिएगा कि सर 25 25 75, 25 चौका 25 25 दूना 50, 25 75, 25 चौका क्या होता है सर, 100 होता है। 100 क्या है, ये 2 ठो जीरो है, तो क्या 166 पे हम 2 जीरो लगा सकते हैं, जी हाँ लगा सकते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन ऐसे समझाऊं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बाबू आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कितना इजी वे में हो रहा है, तो ये तरीका आपको आना चाहिए। देखिए किससे जीरो आ रहा है, जीरो जो शब्द होता है ना वो किसी के साथ गुणा हो जाता है। 5 वाला जो शब्द होता है ना किसी के साथ गुणा होता है और जल्दी जीरो लेके आता है, जीरो या 5 लेके आता है। तो ये जितने प्रश्न है इसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। कहिएगा कि इसको क्यों छोड़ रहे हैं, चलिए बना देते हैं इसको। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल, कितना, 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पे कुल कितना व्यय किया। देखिए आराम से कुछ नहीं करना है। एक दिन कितना भरवाया, 40 लीटर। दूसरे दिन कितना भरवाया, तो कहिएगा 50 लीटर। 50 और 40 कितना होता, कहिएगा सर 90 लीटर होता है। कितना तेजी से हो गया, 90 लीटर होता है। और कितने रुपये है, कोई ये बोल रहे हैं कि सर 44 रुपये का, 90 लीटर का 44 रुपये से दाम कितना हुआ, कहिएगा सर गुणा करना तो है, जो भी गुणा करने पे आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ये जीरो से गुणा हो रहा है, एक जीरो तो पहले ही लगा दीजिए, 9 से दोनों में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 9 चौका कितना होता है, तो आप कहिएगा 36, फिर 9 चौका कितना होता है 36, 37, 38, 39, ये मेरा हो जाएगा आंसर। यानी 39 और 60 आंसर हो गया। चलिए एक बार हम जांच भी लेते हैं, 5 का आंसर 39 60 दिया है क्या, 5 का आंसर 39 60, 5 कहाँ गया हम लोगों का आंसर, देखिए दिया 39 60। आंसर की भी है, आंसर की का मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने पड़े इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बना डालिए। एकदम प्रैक्टिस, लगेगा कि हाँ मैथ नहीं आप जादू कर रहे हैं। देखिए ना, और भी जादू है, अभी तो स्टार्ट किया हमने, दूसरा लेसन है। एकदम जादू आप होने लगिएगा। लेकिन प्लीज एक भी वीडियोस मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बाउंस आगे चल के करने लगेगा। 6 के बाद 7 8 जब मैं पढ़ाऊंगा तो बाउंस हो जाएगा।
इतना सारा चीज आ गया। अब चलिए, अब हम खेलते हैं थोड़ा सा और मैथ और जादू थोड़ा सा देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। अब इसका क्या उपयोग है ये आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल प्रतिरूप देखते हैं। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे प्रश्न संबंधित तो हमने सीटेड में नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इसे देख लीजिएगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो आगे हम आपको बताएंगे। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे में दो, अगर मुझे ये मिल जाए, बिंदु मिल जाए, तो उसे क्या कर सकते हैं, एक संख्या के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु मिला तो क्या बना दिया हमने, आयत बनाया। ऐसे ही कुछ संख्याओं जैसे 4 और 9 को वर्गों के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये देखिए वर्ग के रूप में हमने दर्शा दिया है। इसको कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में दर्शाया जा सकता है। देखिए 3 हुआ, ये त्रिभुज मेरा बन गया। ऐसे करके बना दूंगा। इससे भी आपको वर्ग बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं, मैं बना नहीं रहा हूं। चलिए बन गया। इसी तरह इसका भी बना सकते हैं। अब इसके बाद त्रिभुज के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए इतना बड़ा मैं त्रिभुज बना देता हूं। ठीक है, तो बस यही कह रहा है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये है 2 से क्या बना सकते हैं, हाँ रेखा बन सकता है, आयत बन सकता है, जी नहीं आयत नहीं बन सकता है। आयत के लिए कितना चाहिए, कम से कम 4 चाहिए ना, अभी हमने सीखा ना 4 चाहिए, तब तो ये मेरा आयत बनेगा। या 6 चाहिए, चलिए ये आयत नहीं बन सकता, वर्ग नहीं बन सकता, 4 चाहिए इसके लिए भी। और त्रिभुज, त्रिभुज भी नहीं बन सकता। 3 में देखा जाए तो रेखा तो बनी, रेखा तो सब में बनेगा, और यहाँ त्रिभुज 3 से बन सकता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकल 5 6 7 8 के बाद आप खुद से ही कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 से क्या क्या नहीं बनेगा, ये तीनों नहीं बनेगा, रेखा तो बन ही जाएगा। और ये देखिए 4 से हमने 3 बनाया लेकिन त्रिभुज नहीं बनाया, क्योंकि त्रिभुज जो होगा 3 से बना था, उसके बाद कितना से बने था, जोड़ लीजिए 3 और 2 5 1 6 से बना था त्रिभुज को, ये छठे में चला जाएगा। इसके आगे भी आप बना सकते हैं। इसमें देखा जाए निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। इसका अध्ययन कीजिए कैसे जोड़ा गया है। 117 + 9 है, ये वो 117 + 9 है, तो इसको क्या हम 9 को 10 बना सकते हैं, जी हाँ बना सकते हैं। 117 में 10 जोड़ेंगे। देखिए ये कब होता है, जब 9 स्थान होता है, यानी 9 हो फिर 99 हो, इस तरह के जब अंक आते हैं ना, तो इसको तुरंत जोड़ने के लिए कहते हैं। अब देखिए 117 में आपको 99 जोड़ना है, जैसे जोड़ ही सीखते हैं पहले, उसके बाद घटा सकें। 117 में 99 जोड़ना है तो आप एक एक करके घटाएंगे। लेकिन क्या हम 117 में डायरेक्ट 100 जोड़ सकते हैं, जी हाँ जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 217। कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 117 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 217। अब इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 216। यानी 99 हमको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी 9 9 संख्या आएगा तो उसे हम 10 के रूप में हमने लिख दिया है, उसमें से जो भी घटाना है जोड़ना है वो कर सकते हैं। अगर घटाओ पूछेगा तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे। अगर यहाँ पे पूरा घटाने के लिए कहेगा 99, तो क्या करेंगे, 117 था तो 117 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 117 में से 100 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 17। और यहाँ 99 घटाने के लिए कहा था, यानी एक हमने अधिक घटा दिया, तो यहाँ कर देते हैं 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 18। ये शॉर्ट तरीका आपको अच्छा लगा, आराम से कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ये एक प्रतिरूप है। यहाँ एक और प्रतिरूप दिया जा रहा है, इसे देख लीजिए। 84 गुणे 9, 84 गुणे क्या हुआ 9 को यहाँ पे कर सकते हैं। 84 में 10 से गुणा कर सकते हैं और 1 घटा देंगे, यानी 84 में, देखिए 84 में 10 से भी गुणा करेंगे, 84 में 1 से गुणा करेंगे, और दोनों को गुणा करने के बाद घटा देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप आराम से डील कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप को किसी संख्या को 5 या 25 या 125 से गुणा करने पर आकर्षक विधि बताता है। क्या बताता है, आकर्षक विधि बताता है। चलिए इसका पहला उदाहरण देखते हैं। 96 गुणे 5 बराबर 96 गुणे 10/2। ये 10/2 कैसे आया, ये हम आपको बता देते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें देखिए होता क्या है, 96 गुणे 5 है, तो 5 को क्या हम 10/2 लिख सकते हैं क्या। अब आप कहिएगा सर 10/2 क्यों लिखेंगे, देखिए इजी करने के लिए, क्योंकि 10 में हमको गुणा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होता है। अगर 96 में 10 से गुणा करेंगे 960 हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9600 हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 0 बढ़ जाएगा। ऐसे करके हम हल करते हैं, इसलिए 10 से हम उसे तोड़ देते हैं। और यहाँ 5 कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो गुना तो वही कर रहे हैं ना हम, 96 गुणे 5। तो 96 गुणे 5 करना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उसी को हम कर सकते हैं 96 गुणे 10/2 को। 96 में 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 96 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 5 से करना है तो 960 यहीं पे लिख देंगे, बटे 2 कर देंगे, और इसको काट देंगे तो तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। अब काटते कैसे हैं, 9 से
सॉरी, दो से काटिए इसको आराम से, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 0 का 0। देखिए कितना तेजी से मेरा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 से केवल भाग दिए, आंसर मेरा तैयार है ना तरीका। अच्छा, अब इसके बाद इसका देखिए, इतना बड़ा है लेकिन इसे कर कैसे सकते हैं, 25 से गुणा करना है, और ये 96 है, फिर 25 से गुणा करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट, 2 लेवल पे हमको जाके गुणा करना होगा, लेकिन इसको हम इजी तरीके से कर सकते हैं। आप जानते हैं 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ 96 है ना, तो 96 पे यहाँ मैं बनाता हूँ, 96 पे डबल जीरो मैं लगाता हूँ। कितना लगाया मैंने, 96 पे मैंने लगाया डबल जीरो। यहाँ देखिए ये हो गया 96 पे डबल जीरो, और उसके बाद भाग दूंगा कितने से, मैं 4 से, क्योंकि मैं जानता 25 चौका 100 होता है, 4 से भाग दूंगा, जो भी आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे भाग कैसे देते हैं, तो 4 दूनी 8, कितना है, 4 दूनी 8 आया, एक आया यहाँ पे 16, 4 चौका 16, 2400 मेरा आंसर। कितना तेजी से बन सकता है। अब इसे गुणा कीजिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद आएगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत तेजी से आएगा। अब देखिए 125 है, तो 125 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 1000 प्राप्त होता है। डायरेक्ट 96 पे 3 जीरो लगाइए और 8 से भाग दे दीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, बरवट्ठे 96, और ये मेरा आंसर बरवट्ठे 96। देखिए ये ऐसे देख के ही लग रहा है कि बरवट्ठे 96 आंसर आ जाएगा। यानी ये तरीका कब आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, बहुत ही इजी से आप गुणा भाग एवरीथिंग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आने वाला प्रतिरूप का सुझाव दे रहा है, आगे आने वाला प्रतिरूप का सुझाव दे रहा है। जैसे 64 का 5, तो 10/2 करके 32 करके आराम से आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका कर सकते हैं, ऐसे ही ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना आंसर ला सकते हैं। ये एक प्रतिरूप भी बनाते जा रहा है। देखिए ये 320 में 1 से गुणा किया मैंने, 320 में 3 से गुणा किया, 320 में 5 से गुणा किया, ये 320 में 7 से गुणा किया, तो ये हो गया 64/35, यानी 5, 15, 25, 35, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा और ये भी अंक आपका बढ़ते हुए जाएगा। तो ये एक प्रतिरूप भी बनते जा रहा, लेकिन ये प्रतिरूप का यूज कैसे करेंगे मैथ में, तो प्रैक्टिस से करेंगे। जब आपको गुणा भाग करना होगा बहुत ज्यादा, यानी जब आप मैथ ज्यादा बनाएंगे तो आराम से इस सबका उपयोग करेंगे। कैसे करें कि बहुत तेजी से आए, तो बस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित ही आपका सॉल्व होगा। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, किससे इसमें जीरो निरूपित नहीं होगा, तो इसके आंसर जो हैं आपका नीचे जाके देखिएगा, तो आंसर मैंने दिया है। वैसे मैं बता दूं कि सारा का क्या होगा, शून्य निरूपित होगा, लेकिन एक का निरूपित नहीं होगा, वो होगा 1+1, 1+1 का शून्य निरूपित ये नहीं होगा, बाकी सबका शून्य निरूपित होगा। यहाँ पे शायद कुछ छूटा हुआ है, मे बी यहाँ माइनस या बटा जो भी हो, लेकिन बाकी सब क्या है, ये शून्य को निरूपित करेगा। ये मेरे ख्याल से माइनस छूटा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका शून्य निरूपित करेगा। तो इसमें किसका नहीं होगा, क्योंकि 1+0 कितना आता है, 1 आता है। तत्समक जो हमने सीखा था, तो जोड़ का जो हमने तत्समक सीखा था उसका है ये, तो ये वही संख्या आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके हल के आंसर कहाँ दिए, यहाँ दिए हुए हैं, आराम से इसे ले सकते हैं। ये देख लीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप उसे, और ये रहा उसके आंसर, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आप अपने मिला सकते हैं। चलिए अभी हमने क्या क्या चर्चा की उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। संख्या 1, 2, 3 जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। देखिएगा 1 से स्टार्ट हुआ है। यदि आप किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो आपको इसकी परवर्ती मिलती है, एक जोड़ने पे परवर्ती मिलती है। यदि किसी प्राकृत संख्या में एक घटाते हैं तो आपको इसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है, एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती भी होता है। किसको छोड़ के, एक को छोड़ के, क्योंकि एक के बाद 0 होता है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम संख्या 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार 0, 1, 2, 3 और अनंत तक की क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्याओं का एक पूर्ववर्ती होता है। इसके बाद आगे सभी प्राकृत, ये लिखा गया है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, हम एक रेखा लेते हैं, इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे 0 नामांकित करते हैं। फिर हम 0 से दाईं ओर समान अंतराल दूरी पर बिंदु अंकित करते जाते हैं, इन्हें क्रमशः 1 2 3 से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी से क्या क्या कर सकते हैं, संख्याओं का जोड़, व्यकलन, गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं कर सकते हैं। देखिएगा ये सारी संक्रियाएं हम कर सकते हैं संख्या रेखा पर। आगे संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यकलन प्राप्त होता है। यह भी पूछा जा सकता है, दाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, संगत योग, और बाईं ओर चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, व्यकलन प्राप्त होता है। शून्य से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है। शून्य से प्रारंभ किसको क्या करने के लिए करते हैं, तो गुणा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आगे, दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल के अंतर्गत संवृत्त यानी क्लोज्ड है, जबकि पूर्ण संख्याओं व्यकलन यानी घटाना और विभाजन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। इसके आगे है, शून्य से विभाजन, शून्य से भाग विभाजन परिभाषित नहीं है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं एक को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक कहते हैं। आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन का क्रम विनिमय नियम है। इसके आगे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन साहचर्य भी है, इसका मैंने समझा दिया कैसे होता है। इसके बाद पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन वितरण या बंटन होता है। यहाँ पे देखिएगा योग और जोड़ और गुणा दोनों साइन होगा, यहाँ पे केवल योग का अलग होता है, गुणन का अलग होता है, इसमें कोष्टक आ जाते हैं। पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय और साहचर्य, इसका एक उदाहरण हम देख ही लेते हैं, ऊपर में था, देख लेते हैं दोबारा। पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय साहचर्य वितरण गुण परिकलन को आसान बनाने के लिए उपयोगी है और अनजाने में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता करते हैं। ये साइकोलॉजी में पूछा जा सकने वाला एक प्रश्न बन सकता है। किसमें होते हैं, मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं और अनजाने में इसका क्रम साहचर्य का हम लोग उपयोग अनजाने में कर लेते हैं। ये भी आपका साइकोलॉजी में प्रश्न बन सकता है। मैथ का जो पैडागोजी आता है उसमें एक प्रश्न बन सकता है। चलिए अब हम इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ ऊपर में था, मैंने रखा तो था, मे बी एक प्रश्न हमने रखा था इस पे, ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन था इसको मैचिंग कराना था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज हुआ है, इन्होंने कोष्टक यूज किया है और प्लस का साइन है, और ये किसका साइन है, प्लस का साइन है, और यहाँ गुणा का भी साइन है। तो ये किसके साथ जाएगा, तो आप कहेंगे वितरण या बंटन जो भी शब्द होगा उसके साथ, जी हाँ, यानी एक का सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, सिंपली गुणा किया है, यहाँ भी गुणा का साइन है, और यहाँ देखिए ये जोड़ का साइन है और जोड़ का साइन है, सिंपली जोड़ है, और ये सिंपली क्या है, गुणा है, ना कोष्टक है ना कुछ भी है। तो दोनों क्रम विनिमयता है, लेकिन गुणा वाला किसमें, गुणन के साथ जाएगा, और जोड़ वाला किसमें जाएगा, ये योग का क्रम विनिमयता के साथ जाएगा। एक और बच गया है, उसमें क्या होगा, जोड़ के साथ क्या होगा, जोड़ रहेगा उसमें, और जोड़ रहने के बाद उसमें संख्या रहेगी, जो भी हो, ये कोष्टक में संख्या रहेगी, और यहाँ भी एक संख्या दिया जा सकता है, और बराबर में जो भी आगे दे, तो इस तरह का आएगा। तो इसका भी एक साहचर्य वाले का हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा का साइन होगा, इन दोनों जगह गुणा का साइन हो जाएगा, तो ये भी गुणा का साहचर्य नियम हो जाएगा। तो ये सारे कुछ नियम है, उसे जरूर देख लीजिएगा, सीटेट में अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसका आंसर देखिएगा तो 7 का आपको आराम से मिल जाएगा, 7 का, 1 का सी है, यानी पहला का हमने सी लगाया था। और आगे देखिएगा 2 का ए है, तो यहाँ पे लगाइए 2 का ए हो जाएगा, और तीसरा का बी है, तीसरा का बी है, जी हाँ आपने सही, हमने टिक लगाया है।
और इस तरीके से आप जो भी प्रश्न दिया जाता है उसे आराम से बनाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो क्या करेंगे, लाइक बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमें पता चलेगा कि आगे भी इसके वीडियो चाहिए। और सबसे पहले हम श्वेता जी को थैंक्स कहेंगे, उन्होंने जाके कमेंट किया कि सर वीडियोज़ कहाँ हैं। फिर हमने वहाँ रिप्लाई दिया कि किसके वीडियो, फिर उन्होंने कहा मैथ के। जी हाँ, मैथ के वीडियो आएंगे, थोड़ा सा तो वेट करना होगा क्योंकि कुछ हम वेबसाइट पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा इसलिए कल रात में तो हम नहीं डाल पाए, लेकिन आज हमने जरूर डाला। तो इस तरह के अगर आपके कमेंट्स आते हैं, अगर आप हमें इस तरह मतलब एक तरह से उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं एक, तो इस तरह आप काम करेंगे तो हमें भी काम करने का जरूर मजा मिलेगा। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके क्या करने हैं, जवाब देने हैं, लाइक बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियोस को तो, या इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स से कोई भी एग्जाम हो अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। और मैथ का कंफ्यूजन अब हम स्टार्ट किए तो जरूर दूर करेंगे। आपका मैथ सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार हम भी बना के रहेंगे, लेकिन एक ही साथ देना होगा, एक ही बात आपको मानना होगा, प्लीज और प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे हमें विदा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।